नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून अल्मोड़ा के बीच हेली सेवा शुरू, सीएम धामी ने किया शुभारंभ। सहस्त्रधारा हेलीपैड पर बनी पहली यात्री टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन। अड़तीसवें नेशनल गेम्स के साथ होंगे विंटर नेशनल गेम्स, उत्तराखंड को मिली मेजबानी। सीएम धामी ने कहा, हम हैं तैयार। प्रॉफिटेबल होने के बावजूद आईएमपीसीएल के निजीकरण की तैयारी, कर्मचारियों को सता रही भविष्य की चिंता। सरकार के खिलाफ नाराजगी, हरकत में आए स्वास्थ्य मंत्री। शीतकाल के लिए बंद हुए हेमकुंड साहिब के कपाट, भव्य पल के साक्षी बने 2500 श्रद्धालु। इस साल 2,37,000 श्रद्धालु ने गुरुद्वारा साहिब में टेका मत्था। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रही। अब इस बीच हरियाणा में बीजेपी की जीत को उत्तराखंड के 2022 विधानसभा चुनाव की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। आखिर क्यों, इस रिपोर्ट से समझिए। उत्तराखंड की रणनीति हरियाणा में लाई रंग। उत्तराखंड का प्रयोग हरियाणा में आया काम। हरियाणा में बीजेपी ने रच दिया इतिहास। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे ने भारतीय जनता पार्टी को उत्साहित कर दिया है। तमाम एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करते दिख रहे थे, लेकिन जनादेश पार्टी के पक्ष में आया। हरियाणा विधानसभा चुनाव ने बीजेपी की बदली रणनीति पर मुहर लगा दी है। लेकिन इसी बीच चर्चा उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान हुए बदलावों की भी हो रही है। दरअसल उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 की घोषणा से करीब 6 महीने पहले प्रदेश के नेतृत्व में बदलाव किया गया था। उस वक्त तीरथ सिंह रावत को हटाकर पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी जैसे युवा चेहरे को प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी थी। उत्तराखंड के चुनावी मैदान में उतरकर यूसीसी लागू करने का दावा किया। इसके बाद पार्टी के खिलाफ बन रहे एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भी मात दे दी। पार्टी ने 70 में से 47 सीटों पर जीत दर्ज कर लगातार उत्तराखंड में दूसरी बार सरकार बनाई। उत्तराखंड में 2017 से 2022 के बीच 3 मुख्यमंत्री बदले गए। धामी फैक्टर का असर ये रहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बाद भी बीजेपी ने 44.30% वोट शेयर के साथ 47 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं बात करें हरियाणा विधानसभा चुनाव की, तो वहां भी बीजेपी ने उत्तराखंड जैसी ही रणनीति अपनाई और सफल हुए। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को गुटबाजी के कारण हार का सामना करना पड़ा और सरकार बनाने में असफल हुई। हालांकि कांग्रेस हरियाणा में बीजेपी की जीत पर सवाल उठा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आरोप है कि बीजेपी ने हरियाणा में एक राजनीतिक चतुराई और किसी एक समूह विशेष के खिलाफ भावना बनाकर हरियाणा का चुनाव जीता है। कि आप विद्वेष की राजनीतिक चतुराई कर सकते हैं। आप किसी एक सामाजिक समूह के खिलाफ भावना बना करके चुनाव को जीत सकते हैं, लेकिन जो आम भावना थी वो कांग्रेस की जीत की भावना थी और उस भावना को वो भावना लोगों के मन में आज भी है। और आज यदि कोई हरियाणा में जाए तो लोगों को ये लगेगा कि ये नतीजा क्या है, क्योंकि लोग वैसा चाहते नहीं थे जैसा। कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर बीजेपी ने भी चुटकी ली है। बीजेपी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महासचिव दीप्ति रावत ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को हरियाणा में अपनी खेमेबाजी से नुकसान हुआ है। कांग्रेस पार्टी अपनी गुटबाजी की वजह से हारी है, न कि ईवीएम की वजह से। हरियाणा में वो पहले से ही मान कर बैठे थे कि वो जीतने वाले हैं, तो उनको किसने कह दिया था कि वो जीतकर वहाँ आएंगे और वो मुख्यमंत्री वहाँ पर हरियाणा में कांग्रेस का ही बनने वाला है। तो आप ये सोचिए, ये तो उन्होंने खुद से ही सेल्फ ऑब्सेस्ड है, वो अपने खुद से ही उन्होंने ये सोचा हुआ था। उनको किसी ने कहा नहीं था, उन्होंने कोई जनता ने उनको बोला नहीं था कि हम किसको वोट देने वाले। तो देखिए वो सेल्फ ऑब्सेस्ड है। और कहीं जहाँ तक कि हमने देखा कि हरियाणा में जो हुआ वो उनकी आपसी इतनी खेमेबाजी थी, इतनी लड़ाई थी। और मुख्यमंत्री कौन होगा, कुछ लोगों को इग्नोर करना। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के नेता ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि नेताओं का मनमुटाव और तालमेल न होना हार की एक बड़ी वजह है।
कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि हमारे बड़े नेताओं का आपस में तालमेल न होना पार्टी के लिए नुकसानदायक है। हमारे बड़े नेताओं का आपसी तालमेल न होना भी पार्टी के लिए नुकसानदायक है। जहाँ तक आपने उत्तराखंड का सवाल किया है तो उत्तराखंड में प्रयास हो रहे हैं। आपने देखा होगा हमने समन्वय समिति की 2 बार बैठक की है। कोशिश की है कि सारे वरिष्ठ और कनिष्ठ नेताओं को साथ बिठाकर बातचीत करने का, आपसी मनमुटाव समाप्त करने का प्रयास किया है। उत्तराखंड की बात करें या हरियाणा चुनाव की, बीजेपी ने अपनी रणनीति के जरिए जीत हासिल की है, तो वहीं कांग्रेस की हार का कारण बड़े नेताओं में तालमेल की कमी बताया जा रहा है। देखना होगा कि आगामी चुनाव में अब हरियाणा से सबक लेकर कांग्रेस किस रणनीति से जीत हासिल करती है। उत्तराखंड में धामी सरकार हवाई सेवाओं के विस्तार पर जोर दे रही है। गुरुवार को भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून के शेषधारा हेलीपैड पर पहली यात्री टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम धामी ने देहरादून से अल्मोड़ा के लिए हेली सेवा का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब उत्तराखंड के उत्पादों को देश और विदेश में नई पहचान मिलेगी। बता दें कि नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने आरसीएस उड़ान योजना के तहत शेषधारा हेलीपैड का विस्तारीकरण किया है। करीब 24 करोड़ 83 लाख की लागत से टर्मिनल बिल्डिंग को बनाया गया है। बहुत बड़ा काम है और निश्चित रूप से अल्मोड़ा से देहरादून की ये सेवा, हेली सेवा प्रारंभ होने से कभी आपदा की स्थिति के समय में, अन्य जो स्वास्थ्य कारणों से और पर्यटन की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और विशेषकर लोगों की सुविधा की दृष्टि से यहाँ बाई रोड जाने में कई घंटों का सफ़र लगता है, 10 घंटों से भी ज़्यादा का। तो ये अब सफ़र मात्र 1 घंटे में, सवा घंटे में पूरा हो जाएगा और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। तो आज हम लोगों ने आरसीएस उड़ान योजना में यहाँ देहरादून से अल्मोड़ा की कनेक्टिविटी शुरू की है। करीबन 55 मिनट का ये यात्रा रहेगी और 11:05 पे जाने की फ़्लाइट है और 12:05 पे आने की टेंटेटिव टाइमिंग हमारी यही है। और इससे बहुत फ़ायदा हो क्योंकि अल्मोड़ा अपने आप में एक बहुत ही प्रसिद्ध ज़िला है धार्मिक दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से। तो ये कनेक्टिविटी काफ़ी बहुत ही उपयोगिता इसकी है, इस कनेक्टिविटी। उधर देहरादून के शेषधारा हेलीपैड से केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा पहले यात्री बनकर अल्मोड़ा पहुंचे। अल्मोड़ा पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि अल्मोड़ा में हेली सेवा की शुरुआत होने से आम जनता की यात्रा सुगम होगी, साथ ही पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उधर कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने हेली सेवा के किराए में सब्सिडी देने की मांग की। ये उड़ान योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी की विशेष कृपा के कारण से कि सबको इस सुविधा का लाभ मिले, आज ये अल्मोड़ा को देहरादून से हमारी ये सवारी शुरू हुई है, हवाई सवारी, और इसके माध्यम से हमको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, समय की बचत होगी और समय के बचत के साथ साथ कभी आवश्यकता पड़ने पर किसी ज़रूरतमंद के लिए जब हायर सेंटर जाना हो, कभी बहुत आकस्मिक ऐसी सेवाओं की आवश्यकता होती है, उसका भी इसका लाभ हमको मिलेगा। ये अल्मोड़ा के लिए सौगात है कि हम 1 घंटे में अल्मोड़ा से अपनी राजधानी देहरादून पहुंच पाएंगे, जहां हमें ज़्यादा लंबा सफ़र 10-12 घंटे का सफ़र तय करना होता है। वहीं उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें नेशनल गेम्स की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बता दें कि 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक नेशनल गेम्स आयोजित होंगे। इस दौरान विंटर नेशनल गेम्स का भी आयोजन होगा। नेशनल गेम्स के आयोजन को लेकर सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड तैयार है। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्य ने केंद्र सरकार का आभार जताया। कल पीटी उषा जी से मिला था, ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष हैं, और उनसे हमने निवेदन किया कि लंबे समय से हमारे यहाँ चूँकि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना था, तो उसके लिए कल उन्होंने तिथि घोषित कर दी है। 28 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य में राष्ट्रीय खेल हमारे राज्य में आयोजित किए जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। मैं पीटी उषा जी का, ओलंपिक संघ का, सबका धन्यवाद करता हूँ और अब हम इसकी तैयारी करेंगे। हमारे सभी लोग मिलकर सभी स्थानों पर, पूरे देश के अंदर अन्य स्थानों पर भी जो राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए हैं उनसे अनुभव लेते हुए और कि हमारा खेल एक विशिष्ट हो, क्योंकि देवभूमि है और देवभूमि में आकर लोग खिलाड़ी देश दुनिया के आएँ और एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर जाएँ।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भव्य और दिव्य केदार का निर्माण हो रहा है। दरअसल दिल्ली दौरे के दौरान सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में केदारनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण के कार्यों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सीएम धामी को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री जी को क्या केदारनाथ का न्योता देकर आए हैं? केदारनाथ के तो अनन्य भक्त हैं और हमेशा केदारनाथ के बारे में जितना भी नवनिर्माण पुनर्निर्माण हुआ है सब आदमी प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही हुआ है। 2014 के बाद जो काम वहाँ पर केदार घाटी में हुए हैं, बाबा केदार के स्थल पर हुए हैं, उससे अब भव्य केदार और दिव्य केदार बन रहा है और वो तेजी से बनेगा। खबरों में बढ़ते आगे बता दें कि यूसीसी पर हो रही देरी पर सीएम धामी ने कहा है कि वो वक्त दूर नहीं जब उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। सीएम धामी ने बताया कि क्रियान्वयन समिति द्वारा तैयार की गई फाइनल रिपोर्ट प्रिंट हो रही है, जो जल्द ही सरकार को सौंपी जाएगी। समिति अंतिम जो बैठक हुई है, जल्द ही आपको जो है वो प्रिंट कॉपी मिल जाएगी। क्या लगता है 9 नवंबर से पहले? नहीं, हम बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं और उत्सुक हैं। उत्तराखंड के लोग भी चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी लागू हो, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थापित सरकारी दवा कंपनी IMPCL को निजी हाथों में देने का फैसला किया गया है। 1978 में केंद्र और यूपी सरकार ने मिलकर इसे स्थापित किया था, लेकिन अब इसके निजीकरण पर विचार किया गया, जिसके बाद कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। IMPCL भारत सरकार का आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयों के निर्माण का एकमात्र संस्थान है। अब IMPCL यानी इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को निजी हाथों में दिए जाने की तैयारी की जा रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश से अलग राज्य बनने के बाद उत्तराखंड भी इसमें साझेदार है। इस मामले को लेकर प्रदेश में अब सियासत गर्मा गई है। करोड़ों का मुनाफा कमाने वाली अल्मोड़ा के मोहान में IMPCL के निजीकरण की योजना बन रही है, जिसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जिसके चलते फैक्ट्री में 500 से ज्यादा कर्मचारियों और किसानों के भविष्य पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि बीजेपी का एक ही काम है, कंपनियों को खुर्द-बुर्द करने का, और सरकार लगातार प्रमुख कंपनियों को बेच रही है। सरकार बिल्कुल बेशर्मी से चोरी पे उतारू हो गई है और जो राष्ट्रीय संपत्तियां हैं या जिनसे मुनाफा है, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि कोऑपरेटिव फैक्ट्रीज बहुत कम ऐसी होती हैं जो फ़ायदे में है। रानीखेत कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री फ़ायदे में थी और जो हल्द्वानी की सोयाबीन फैक्ट्री है वो घाटे में चल रही है, वो भी कोऑपरेटिव की है। वहाँ की तनख्वाहें भी रानीखेत से जाती थी। तो ये हालात हैं। उसको MPCL जिसकी आपने बात की, उसको इन सब को खुर्द-बुर्द ये सरकार करेगी। ये उसी बच्चे की तरह है जो शराबी और नशेरी हो जाता है और वो घर के बर्तनों को बेचता है। भारतीय जनता पार्टी की करीब करीब वही। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि अभी ये मामला उनके संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा मामला है तो केंद्र सरकार से बात की जाएगी। बेचने की बात सामने आ रही है, वहाँ पर लोग विरोध भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी इसका विरोध कर रही है, केंद्र सरकार उसको बेचने जा रही है। आपके संज्ञान? देखिए, मेरे संज्ञान में तो ये मामला है नहीं, लेकिन अगर ऐसा होगा तो भारत सरकार से बात जरूर करेंगे। अल्मोड़ा में IMPCL को बेचे जाने की तैयारी हो रही है, तो वहीं यहां काम करने वाले कर्मचारियों को अपना भविष्य अधर में नजर आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि क्या इस मामले को लेकर उत्तराखंड सरकार की तरफ से आवाज उठाई जाती है या फिर नहीं। पौड़ी में जिलाधिकारी आशीष चौहान ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में डीएम ने विभाग के कामकाज को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने लंबित पड़े राजस्व और फौजदारी के मामलों को जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी ने कोटद्वार तहसील स्तर पर 167 लंबित मामलों को भी पेश करके पास भेजने के लिए कहा। इस विभाग की समीक्षा बैठक आज ली गई है और उसमें विस्तृत समीक्षा जो विभागीय कार्यों की होती है वो की गई है। उसमें राजस्व वादों के त्वरित गति से निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया। 5 साल या 3 से 5 वर्ष के वादों को तेजी से निस्तारित किए जाने पे या वसूली के प्रतिशत को बढ़ाए जाने पे बकायादारों के विरुद्ध जो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जानी होती है उसके लिए निर्देशित किया गया। साथ ही अवैध खनन से संबंधित पेंशन प्रकरण या दूसरे जो भी मैटर हैं उन सभी को तेजी से निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए गए। गुरुवार को सिखों के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद हुए। बता दें कि दोपहर 12:30 बजे हेमकुंड साहिब में इस साल की अंतिम अरदास पढ़ी गई, जिसके बाद दरबार साहिब से
पंच प्यारों की अगुवाई में पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को सचखंड में सोवित किया गया। इस दौरान करीब 2500 श्रद्धालु इस भव्य पल के साक्षी बने। वहीं गढ़वाल स्काउट और पंजाब के बैंड भी मौजूद रहे। बता दें कि इस साल 2,37,000 श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेका। लक्सर में एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने गन हाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गन हाउस में रखे हथियारों को परखने के साथ ही लाइसेंस से लेकर तमाम दस्तावेजों को भी खंगाला। वहीं एसडीएम ने बताया कि गन हाउस में हथियारों के रखरखाव को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। रुड़की में किसानों ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के खिलाफ मोर्चा खोला। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन तोमर का आरोप है कि एचआरडीए की मिलीभगत के चलते निजी अस्पताल ने नदी की जमीन पर कब्जा कर लिया है। अब किसानों की मांग के मामले की जांच कर आरोपियों पर कार्रवाई हो। आरोग्यम हॉस्पिटल के जो निर्माण चल रहा ना उसके खिलाफ है। इसमें यह 200 मीटर छोड़ने के बाद जो सरकार की गाइडलाइन है 200 मीटर छोड़ने के बाद निर्माण हो सकता है। इन्होंने ये निर्माण नदी में कर रहे, नदी के बीचों बीच निर्माण हो रहा। और अगर ये निर्माण नहीं रुकता 14 तारीख में हमारा धरना 1 दिन का, उसके बाद अगर नहीं जब भी कोई सुनवाई नहीं होती तो फिर ये धरना निश्चितकालीन चलेगा। अल्मोड़ा में दशहरा महोत्सव अपनी अनूठी परंपराओं और रचनात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। क्षेत्र में इन दिनों स्थानीय कलाकार देर रात रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण सहित रावण परिवार के पुतलों का निर्माण कर रहे हैं। पुतलों को निर्माण कर रहे कारीगरों ने बताया कि ये पूरी तरह इको फ्रेंडली है। अल्मोड़े में पुतला और रामलीला का निर्माण 1953 से शुरू हुआ है। पहले यहाँ सिर्फ रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण 3 पुतले बनते थे, पर अब पुतलों की आबादी इतनी ज्यादा हो गई है 30-32 पुतले बन रहे हैं यहाँ और काफी अच्छे बन रहे हैं पुतले। तो ये दिन पे दिन इनकी बढ़ोतरी होते जा रही है पुतलों की, और काफी मेहनत करके हर मोहल्ले में, मार्केट में, हर जगह एक-एक पुतला बन रहा है। रुड़की पुलिस ने 2 अक्टूबर को सिविल लाइन क्षेत्र में हुए 8 लाख की चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने दोनों आरोपी बाप बेटे को गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी देहात ने बताया कि आरोपी के कब्जे से लूटी गई 8 लाख की ज्वेलरी बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ यूपी और उत्तराखंड में कई मुकदमे दर्ज हैं। 2 अक्टूबर को महावीर सिंह निवासी आदर्श नगर रुड़की के घर अज्ञात चोरों के द्वारा 8 लाख रुपए की ज्वेलरी और 50,000 रुपये नकद चोरी किए जाने के संबंध में एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा चोरी का अनावरण करने हेतु टीमों के गठन करने के निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देशों के अनुपालन के क्रम में रुड़की पुलिस के द्वारा कई टीमों का गठन करते हुए डिजिटल फुटप्रिंट और मैनुअल पुलिसिंग का सहारा लेकर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उधर लालकुआं पुलिस ने सर्राफा कारोबारी से 9,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी प्रकाश चंद्र आर्य ने बताया कि आरोपी नकली नोटों का सरगना है। उन्होंने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है। 500 के 18 नोट शिवम वर्मा नामक एक व्यक्ति से रिकवर हुए हैं, जिनकी की राधे राधे ज्वेलरी शॉप भी है, और अभी इनसे पूछताछ की जा रही है कि इस नेक्सस में और कौन कौन लोग शामिल हैं, और अगर अन्य की कोई संलिप्तता पाई गई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून अल्मोड़ा के बीच हेली सेवा शुरू, सीएम धामी ने किया शुभारंभ। सहस्त्रधारा हेलीपैड पर बनी पहली यात्री टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन। अड़तीसवें नेशनल गेम्स के साथ होंगे विंटर नेशनल गेम्स, उत्तराखंड को मिली मेजबानी। सीएम धामी ने कहा, हम हैं तैयार। प्रॉफिटेबल होने के बावजूद आईएमपीसीएल के निजीकरण की तैयारी, कर्मचारियों को सता रही भविष्य की चिंता। सरकार के खिलाफ नाराजगी, हरकत में आए स्वास्थ्य मंत्री। शीतकाल के लिए बंद हुए हेमकुंड साहिब के कपाट, भव्य पल के साक्षी बने 2,500 श्रद्धालु। इस साल 2,37,000 श्रद्धालु ने गुरुद्वारा साहिब में टेका मत्था।